ये क्या लेकर आए हैं आप? इतनी लूज है कि पहनी ही नहीं जा रही। अपने नाप की लेकर आए हैं क्या मिस्टर हिटलर अंकल? अपने ही ध्यान में सोफे पर बैठे सिद्धार्थ ने ये शब्द सुने तो एकदम से सर उठाकर सामने देखने लगा, और जो नज़ारा उसने देखा था, सिद्धार्थ का तो चेहरा लाल हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पागल लड़की उसे क्या दिखा रही थी। वो बेवकूफ़ और झल्ली सी लड़की बगैर फिरौक के ही उसके सामने खड़ी थी और अपनी ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स को अपनी धड़कनों पर रखे उलझन दिखाती आगे बढ़ी, जो कंधों से पहले ही ढलक कर थोड़ी नीचे आ चुकी थी। और नहीं पहनी जा रही मुझसे, पता नहीं क्या उठाकर ले आए हैं। क्या शादी के बाद इसको पहनना जरूरी होता है? मुझे नहीं पहनी जाती, मेरा दम घुटता है। रानी के शब्द सुनकर सिद्धार्थ आग बबूला हुआ था। आगे बढ़कर उसने फौरन बेड पर पड़ा दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और कहने लगा, पागल हो गई हो लड़की, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है जो ऐसे ही मुंह उठाकर बाथरूम से बाहर आ गई हो। अगर लूज थी तो मुंह से फूट कर बता नहीं सकती थी, या फिर कम से कम कोई फ्रॉक ही पहन लेती। यूं मुंह उठाकर बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? और मैंने कोई अंडरगारमेंट्स का बिजनेस नहीं कर रखा जो मुझे तुम्हारे फिगर का पता होगा, और मैं तुम्हें बही निकाल कर झटपट से दे दूंगा कि तुम्हें कौन सा नंबर आएगा कौन सा नहीं। उसने डांटने पर ही बस किया, हालांकि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़कर इस लड़की का गला दबा दे। हालांकि सिद्धार्थ की डांट सुनकर रानी सहम गई थी और मुंह बिसूर कर भाए भाए करके रोने लगी। मुझे पहनना ही नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ब्लैक स्ट्रिप सिद्धार्थ की तरफ उछालती खुद को दुपट्टे में लपेट कर वहाँ से भागी थी कि सिद्धार्थ के सब्र का पैमाना भर चुका था। वो उस लड़की को जितनी छूट दे रहा था वो उतना ही उसके सर चढ़ रही थी। उम्र उसकी 17 साल थी और हरकतें बिल्कुल 6 साल की बच्ची जैसी। मारे गुस्से के वो उसी हालत से उसे दीवार से लगा चुका था। कहने लगा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, इसके बावजूद भी तुम्हें जरा भी अकल नहीं। पूरे घर में उछलती कूदती फिरती हो तो शर्म नहीं आती तुम्हें? कुछ तो अब अपनी उम्र का लिहाज कर लो, अब बड़ी हो गई हो, कोई छोटी दूध पीती बच्ची नहीं हो जो जब जैसे चाहे हुलिये में मर्जी होती है घूमती फिरती रहती हो। कभी गौर किया है खुद पर? कभी आईने के सामने खड़े होकर गौर से खुद को देखो। 17 साल की हो गई हो, तुम्हारा ये भरा भरा वजूद बिना दुपट्टे के उछलकर बाहर आ रहा होता है। रात को जब सोती हो तो मेरे जज्बात बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये खूबसूरत धड़कनें जिन्हें कैद करके रखना तुम्हें गवारा नहीं है। और जब हल्के से कुर्ते में मेरे बराबर ऐसे ही सोती हो तो मेरे जज्बात मुझे बेचैन करते हैं। बहुत कंट्रोल कर लिया मैंने खुद पर, लेकिन अब और नहीं। तुम्हारी उम्र का तुम्हारे इस बच्चे जैसे दिमाग का लिहाज कर रहा था, मगर अब तुम मेरे जुनून और मेरी शिद्दतों को सहोगी, और वो भी उस अंदाज में कि अगली सुबह तुम्हारे लिए बेड से उठना मुश्किल हो जाएगा। सिद्धार्थ उसके बेहद करीब आ चुका था। एक झटके से उसने वो दुपट्टा भी उतार कर जमीन पर गिरा दिया जिससे वो खुद को छुपा रही थी। अब रानी हाथों से अपनी धड़कनों को छुपाने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं, प्लीज़ आप ऐसा मत करें, मेरी गलती क्या है? मैं ये पहन लूँगी ना, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसी डरावनी डरावनी धमकियाँ तो न दें। खुद को देखा है, पूरे हाथी हैं हाथी, और मैं नाजुक सी गुड़िया। अगर आप मेरे साथ सुहागरात मनाने की सोच रहे हैं तो सोचना भी मत। मैं तो आपको अपने इतने करीब देखकर ही डर चुकी हूँ, जब और करीब आएंगे तो मेरा क्या हाल होगा। मासूमियत से कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, और उसकी मासूमियत देखकर सिद्धार्थ का मन कर रहा था अपना सर दीवार पर मार मार कर लहूलुहान कर ले। उसकी इतनी मेहनत से बनाई गई बॉडी को वो लड़की एक ही झटके में मोटे हाथी का नाम दे चुकी थी। उसने सामने खड़ी रानी को सर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखा था। वैसे एक हिसाब से वो ठीक भी कह रही थी। उस नाजुक सी गुड़िया के आगे सिद्धार्थ का बॉडी बिल्डर कसरती बदन वाकई किसी हाथी से कम नहीं लग रहा था। वो तो कोई नाजुक सी मोम की गुड़िया थी जो शायद हाथ लगाने से ही पिघल जाती, इतनी नरम नाजुक मक्खन के जैसी। सिद्धार्थ के लबों पर हंसी आते आते रुकी थी, लेकिन वो अपनी हंसी अपने होठों में ही दबा गया। रानी को हंसी दिखाने का मतलब था उसे और सर चढ़ाना। वो उसके सामने किसी खिले गुलाब की तरह खड़ी थी। नीचे एक ब्लैक कलर का पैंट पहन रखा था। नीचे से होती उसकी नज़र ऊपर उसके नरम पेट तक ठहरी थी। दूधिया पेट पर गहरा सा बेली बटन, जिसे देखकर सिद्धार्थ के गले में गिल्टी से उभर कर गायब हुई थी। कौन कमबख्त पति होगा जो अपनी नई नबेली पत्नी को इस हालत में देखे और ख़ुद पर यूं इतनी आसानी से कंट्रोल कर ले।
और वो भी उस कंडीशन में जब उसने उसके साथ सुहागरात भी न मनाई हो। लेकिन वो सिद्धार्थ आर्या था, अपने जज्बातों पर काबू करना बहुत अच्छे से जानता था। उसे ये भी पता था कि उसकी नई नवेली दुल्हन बहुत मासूम है, कमसिन है, उसकी शिद्दत को सह नहीं पाएगी। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को कंट्रोल किया था। फिर उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहने लगा, तुम्हारी यही हरकतें हैं जिनकी वजह से मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाता। जब देखो चेहरे पर ऐसी ही मासूमियत सजा कर आ जाती हो, जैसे तुमसे ज़्यादा मासूम इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे डर है अगर मैंने तुम्हें सख्त हाथ भी लगा दिया तो तुम तितली की तरह मुरझा ना जाओ। ना चाहते हुए भी बार बार सिद्धार्थ की नज़रें उसकी हसीन धड़कनों पर जाकर टिक रही थीं, जिन्हें वो अपने दोनों हाथों से छुपाए खड़ी थी। वहीं उस हसीन दोशीजा के कांपते लाल अनारी होठों को देखकर सिद्धार्थ को कुछ कुछ हो रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, अच्छा अभी आंसू बहाना तो बंद करो। अगर तुम चुप नहीं हुई तो तुम्हें रोने की एक असल वजह दे दूंगा, फिर जी भरकर रोती रहना। वो होंठ का कोना दबाकर बोला और उसकी बात का मतलब रानी झट से समझ गई थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही, ये देखिए मेरी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं। उसने झट से आगे बढ़ते हुए उसी के कंधे से अपनी आंखें रगड़कर आंसू साफ कर लिए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, खुद को संभालो। अब मुझे तुम्हारे लिए नया सामान तो लाना पड़ेगा। ये वाली तो तुम्हें काफ़ी लूज थी। ये नंबर तो मैं 36 लाया था, लेकिन अब तुम्हें कौन सा नंबर आएगा इसके लिए तो तुम्हारे साइज का पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो शाबाश, अपना हाथ हटाओ और मुझे अपने हाथों से साइज चेक करने दो। जैसे ही सिद्धार्थ आंखों में ढेर सारी शरारत लेकर ये बात बोला तो अगले ही पल रानी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार हुआ था। धड़कनों पर हाथ रखे रखे वो जल्दी से मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ से पीठ करके खड़ी हो गई। नहीं नहीं प्लीज, ये आप कैसी बेशर्मों वाली बातें कर रहे हैं? आप साइज का पता कैसे कर सकते हैं? उसके कांपते वजूद को देखकर सिद्धार्थ को बहुत मजा आ रहा था। कैसे पता कर सकते हैं मतलब? भाई अपने हाथों से पता कर सकता हूँ। तुम अपने हाथ हटाओ, फिर मैं अपने हाथों से चेक करके बताता हूँ कि तुम्हें कौन सा नंबर आएगा। उसकी जिद देखते हुए रानी तो जैसे मरने के करीब हो गई थी। नहीं नहीं, आप यहाँ पर हाथ कैसे लगा सकते हैं? सच्ची कहती हूँ, जब भी आप मुझे कहीं पर टच करते हैं मुझे बड़ी गुदगुदी होती है, और यहाँ पर तो नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्म आएगी। वो शर्म से लाल चेहरा लिए बेबसी से बोली थी और सिद्धार्थ का शिद्दत से दिल चाहा कि वो उसके लाल शर्म से दहकते गालों को देखे, और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया था। गोरी रंगत शर्म से लाल हो चुकी थी। होंठ को चलती वो इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि सिद्धार्थ का जी चाहा उसे अपने सीने में कहीं छुपा कर रख ले। उसके दिल के अंदर तक कहीं सुकून उतर गया था उसका ये शर्मीला रूप देखकर। लेकिन जब उसका बचपना याद आया तो फिर से उसे थोड़ी सी झुंझलाहट हुई थी। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मैं अब और आपके सामने इस तरह खड़ी नहीं रह सकती। वो इस वक्त बेबसी की हद पर थी, जबकि उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ अंदर ही अंदर एक सुकून महसूस करते हुए कहने लगा, जब तक साइज का पता न कर लूं मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। उसने उसने कंधों से अपने हाथ जरा से नीचे की ओर सरकाए थे। उसके हाथों की सरसराहट रानी को अपनी पीठ पर महसूस होते ही जैसे उसकी जान निकलने लगी थी। देखा देखा ना, जैसे ही आपने मुझे छुआ मुझे गुदगुदी होने लगी, और जहाँ पर आप साइज लेने की बात कर रहे हैं वहाँ पर तो और भी ज़्यादा गुदगुदी होती है। वो मासूमियत से आंखों को पटपटाते हुए बोल रही थी, जबकि सिद्धार्थ कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। अच्छा, गुदगुदी होती है, फिर तो मुझे ज़रूर चेक करना पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं, तुम्हें गुदगुदी होने पर हंसी आती है या फिर तुम्हारे इन खूबसूरत होंठों से मदहोश आहें निकलती हैं। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे। क्या दादी यार, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? जब मैं एक बार कह चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, और रीज़न भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मुझे कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगती, कोई ऐसी लड़की जिसे देखकर दिल कहे कि हाँ बस यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई। जब भी लड़कियों को देखता हूँ मन में एक उकताहट सी होने लगती है। अजीब बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, हर वक्त तो मेकअप से लिपी पुती रहती हैं, वही फैशन करना, शॉपिंग करना, दोस्तों में घूमना। मुझे एक मैच्योर समझदार लड़की चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो मेरी बात मेरे बिना कहे समझ जाए। मुझे उसे यूं बच्चों की तरह संभालना ना पड़े। जब तक मुझे मेरी मर्जी की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला।
वो आज अपनी दादी के बार बार शादी की डिमांड सुनकर परेशान होकर बोल ही चुका था, जबकि उसकी दादी गहरी सांस लेकर रह गई। उनका ये पोता जिद्दी है, वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि वो अपनी जिद से उसे शादी के लिए मना कर ही रहेंगी। लेकिन अब उन्हें दाल गलती महसूस नहीं हो रही थी। वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, कहने लगी, कम से कम सिद्धार्थ मेरी हालत तो देखो। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद एक तुम ही हो मेरी उम्मीद, मेरा इकलौता सहारा, जिसके सहारे मैं जिंदगी गुजार रही हूँ। जिंदगी और मौत का कुछ भी पता नहीं होता। बस ये इच्छा है कि मरने से पहले तुम्हारी शादी देख लूँ और तुम्हारे बच्चों को गोद में खिला लूँ। और तुम हो कि तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। आज मैं जिंदा हूँ तो शादी नहीं कर रहे, मेरे मरने के बाद तो बिल्कुल भी शादी नहीं करोगे। अभी जवान हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो, ज़िंदगी को एंजॉय करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी कट रही है। लेकिन सोचो ज़रा, मेरे जाने के बाद तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी तुम्हें एक हमसफ़र की ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन उम्र ढलने के बाद तुम्हें कोई हमसफ़र नहीं मिलेगा जिससे तुम अपने मन की बात कर सको, जिसके साथ सुकून के 2 पल बिता सको, जिसके साथ अपनी फैमिली बना सको। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। ऑफिस में काम करते हो, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ मैंने भी देख रखी हैं, एक से एक बढ़कर हसीन तुम्हारे ऑफिस में भी है, मगर मजाल है जो तुम किसी को शादी लायक समझ लो। सिद्धार्थ सर खुजाकर कहने लगा, अच्छा बस भी करें दादी, ये शादीनामा आप बताएं आपने दबा ली या नहीं। वो उन्हें शादी के टॉपिक से हटाना चाहता था, इसलिए तुरंत दबा वाली बात बीच में ले आया। दादी मुंह बनाकर कहने लगी, हाँ ले ली थी, लेकिन दवा के साथ साथ थोड़ा सा जहर भी ला दो तो वो भी ले ही लेती हूँ। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिद्धार्थ दादी की बात सुनकर तड़प उठा, फौरन उनके पास आया और उन्हें अपनी बाहों में भरकर उनके माथे को चूम लिया। प्लीज़ दादी ऐसी बातें मत किया करें, इस पूरी दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन। हो जाएगी शादी जब होनी होगी, आप फिक्र मत करें। मैं ऐसी कोई भी ऐरी गरी लड़की लेकर नहीं आ सकता, मेरी ये बात समझ लें, जो आपका ख्याल न रखे, जो बिल्कुल ऐसी ना हो जैसा मैं चाहता हूँ। आजकल की लड़कियाँ जो आप मुझे दिखा रही हैं ना, उन्हें सिर्फ तैयार होकर पार्टियाँ अटेंड करना, घूमना फिरना और अपने पति को अपने माँ बाप और बहन भाइयों से अलग करके रखना होता है। आपने मुझे अब तक जितनी भी लड़कियाँ बताई हैं उनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की है, और मेरे ऑफिस में भी जितनी लड़कियां हैं मैं सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ। सब सिर्फ और सिर्फ पैसे पर मरने वाली लड़कियां हैं। आप तो मेरी एक ही इकलौती दादी हैं, जिस तरह मैं आपका इकलौता पोता हूँ। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कल को कोई ऐसी लड़की इस घर में आए जो अपने प्यार के जाल दिखाकर मुझे आपसे दूर कर दे, या फिर वो कोई इतनी हसीन दोसीजा मेरी ज़िंदगी में आए कि मैं उसके हुस्न के जाल में ऐसा दीवाना हो जाऊं कि मैं आपको भूल ही जाऊं दादी। बस अब ये दुआ कीजिए कि मेरी किस्मत में जो भी लड़की आए वो न सिर्फ अच्छी हो बल्कि मेरे साथ साथ आपके साथ भी अच्छी हो। और जब तक ऐसी लड़की मुझे मिल नहीं जाती मैं शादी नहीं करने वाला। आप बार बार मरने की बातें ना किया करें, बस मुझे अच्छा नहीं लगता, और इतनी आसानी से मैं आपको मरने भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो तय है आपको मेरे बच्चों को अपनी गोद में ज़रूर खिलाना है। उसकी बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी। उनका ये चालाक पोता उन्हें ऐसे ही मक्खन लगाकर चुप करवा दिया करता था। थोड़ी देर तक दादी से बात करने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चला आया। उसे अंदर तक सुकून था कि चलो इस बार भी वो अपनी दादी को मनाने में कामयाब हो चुका था। एक बार मक्खन लगाने के बाद कम से कम दादी 1 महीने तक शांत रहती थीं। अब उसका 1 महीना तो बड़ी ही शांति से गुजर जाना था। ये सोचते हुए वो अंदर ही अंदर बड़ा रिलैक्स था, लेकिन उसे कहाँ खबर थी कि कुछ दिन बाद ही उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है कि उसके बाद वो बिल्कुल ही बदल कर रह जाएगा। एक शाम सिद्धार्थ जब अपने ऑफिस से घर आ रहा था तभी उसके नंबर पर एक कॉल आने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उतर आई। वो गाड़ी की स्पीड कम कर चुका था और अपने दोस्त करण की कॉल अटेंड करने लगा। करण कहने लगा, यार जल्दी पहुँच, मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है और तेरी मदद के बगैर नहीं हो सकता। उसने फौरन घर आने की बजाय करण की तरफ गाड़ी मोड़ दी। वो पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था। वो सीधा उसके ऑफिस में पहुंच गया था, जहां पर उसने उसे बताया कि हमें पता चला है हमारे शहर के एक पॉश इलाके में बहुत बड़ा अड्डा खुल चुका है। पहले तो सिर्फ यही बात थी कि कोई अमीर सेठ है जो लड़कियां लाता है और अपनी रातें रंगीन करता है,
मगर अब तो हद हो गई यार। अब तो रात के समय वहाँ पर गाने बजाने की आवाज़ें आने लगी हैं और कभी कभी तो लड़कियों के रोने की आवाज़ें भी सुनी जाती हैं। शरीफ लोगों का वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। तू जानता तो है मुझे ये एक्टिंग ड्रामेबाजी नहीं हो सकती, और तू तो बचपन से ही एक अदाकार है। इन सब चीज़ों में बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है तू। बस आज रात तू सेठ की कोठीनुमा घर पर एक ग्राहक बनकर जाएगा। ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। उसने गुस्से से घूरकर करण को देखा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया करण? ये काम पुलिस के होते हैं और तू ही इन कामों को हैंडल कर। मुझे बेकार के कामों में फंसाने की कोशिश मत कर। मेरी तरफ से साफ इनकार है। मेरी तो 7 नस्लों में से भी कोई ऐसी जगह पर नहीं गया, और तू हमारी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाते हुए मुझे ऐसी गंदी जगह पर भेज रहा है। मेरा शहर में एक नाम है, तुझे पता है, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तू हमारी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठा रहा है। करण सिद्धार्थ को सच में करण की बात सुनकर गुस्सा आया था। वैसे ही उसे ऐसी जगहों से घिन आती थी, मगर करण उसे कंधे से पकड़कर रिलैक्स करने लगा। शांत हो जा यार, मैं तुझे फंसा नहीं रहा, बल्कि मैं तुझे उन मासूम लड़कियों की मदद करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कौन सा तुझे कह रहा हूँ कि तू वहाँ किसी लड़की के साथ रात गुजार। सिर्फ तुझे एक्टिंग करनी है, वहाँ एक ग्राहक बनकर जाना है, अंदर का सारा जायजा लेना है कि सचमुच वहाँ पर कोई धंधा होता भी है या नहीं, या सिर्फ हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे ही तू हमें वहाँ से सिग्नल देगा हम फ़ौरन अंदर आ जाएंगे। मासूम लड़कियों का सवाल है यार, अगर तेरी छोटी सी मदद से ये काम होता है तो सोच तुझे कितनी दुआएं मिलेंगी। वैसे तो हमने कई चोर लुटेरे पकड़े हैं और इन सब में तूने हमारी मदद भी की है ना, तो इस बार मदद करने से इनकार ही क्यों है? करण उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था और सिद्धार्थ घूर कर उसे देख रहा था। अगले ही पल उसने एक जोरदार मुक्का करण की कमर पर जड़ भी दिया। चोर लुटेरे पकड़वाना अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी ने मुझे वहाँ पर देख लिया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने तो सुना है ऐसे अड्डों पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी लोग मौजूद होते हैं जो दिन भर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लोगों के मुंह पर राम राम जपते हैं और वहाँ अड्डों पर मौजूद होते ही लड़कियों के साथ रहते रातें रंगीन करते हैं। उसकी बात पर करण हंसा था, कहने लगा, अरे पागल, तू तो वहाँ पर हमारे साथ रंगे हाथों ऐसे लोगों को पकड़वाने जा रहा है जहाँ किसी ने देखा भी तो बाद में सबको पता चल ही जाएगा कि तू वहाँ पर पुलिस की मदद करने के लिए गया था, जबकि वो लोग तेरे सामने नज़र भी नहीं उठा पाएंगे। यहाँ तो तेरे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। करण उसे पूरी तरह शीशे में उतार चुका था और अब तो सिद्धार्थ के मन में भी ये बात आ गई थी। ये बात सच थी, बिजनेस की दुनिया में ऐसे ऐसे दाव पेच खेलना पड़ते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ये भी उसके लिए उसके बिजनेस का एक दाव हो सकता था, उसके प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए। खैर, सिद्धार्थ करण की बात सुनकर मान चुका था। जो दोनों जिगरी यार थे और बचपन से एक साथ ही पढ़ाई करते हुए आए थे। करण पुलिस में भर्ती हो गया था और सिद्धार्थ ने अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाया था। दोनों ही गाड़ी में बैठकर उस इलाके की तरफ चल दिए। कुछ दूरी पर सिद्धार्थ उतरकर आगे जाने लगा। ये पहली बार था कि वो किसी ऐसी जगह पर जा रहा था। जैसे ही उसने उस गली में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। उसका जी चाहा वो यहाँ से पलट जाए, लेकिन जब उसने करण से वादा कर लिया था तो उस वादे को उसने पूरा करना था। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। सिद्धार्थ खुद को थोड़ा नशे में डूबा दिखाते हुए कहने लगा, आज रात कोई प्रोग्राम है या नहीं? उसने आसपास भी चौकन्नी नज़र से देखा था, उसे कुछ भी अभी ऐसा नज़र नहीं आया था। सामने खड़े इंसान ने सिद्धार्थ को सर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर उसके आसपास भी नज़र दौड़ाई, फिर कहने लगा, हाँ हाँ साहब जी, ऐसा प्रोग्राम है कि आप पूरी रात ऐश करोगे, ऐश। आ जाओ, आज ही नया माल लेकर आए हैं, अभी तक उसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। आपकी रात ऐसे यादगार होगी कि आप ज़िंदगी भर याद करेंगे। लेकिन साहब जी, बस कीमत आपको मुँह मांगी देनी पड़ेगी, क्योंकि माल ही कुछ ऐसा है। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, जो कीमत मांगोगे वो कीमत मिलेगी। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर गुस्से से खौलने लगा था उस आदमी की बातें सुनकर, लेकिन खुद पर कंट्रोल करता हुआ अंदर दाखिल हो चुका था। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी ये वही जानता था। अंदर आते ही जैसे लगा कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ चुका था। आसपास हसीन फुलझड़ी लड़कियां मौजूद थीं जिन्होंने ब्लाउज और लहंगा पहन रखा था। किसी ने तो बेबाकी की सारी हदें पार कर दी थीं,
सिर्फ ब्लाउज में थी और नीचे टाइट पैजामा, बाल खुले और गंदे गंदे इशारे सिद्धार्थ को कर रही थी। उसके हाथों में खुजली होने लगी। जी चाह रहा था ऐसे किसी औरत का लिहाज न करे और रख रख कर 2-4 थप्पड़ उनके मुंह पर लगाकर उनका मुंह लाल कर दे, जिन पर 2-3 किलो मेकअप थोप रखा था। जैसे ही सारा माहौल सिद्धार्थ ने देखा तो फौरन उसने अपने मोबाइल से करण को मिस कॉल कर दी। कुछ ही देर बाद वो चारों ओर से उस अड्डे को घेर चुके थे और अंदर आ चुके थे। एकदम से भगदड़ मच चुकी थी। उस अड्डे को चलाने वाले मर्द और औरतों को पकड़ लिया गया और यहाँ पर धंधा कर रहे सारे लोगों को पकड़ लिया गया। 50 के करीब लोगों को वो अंदर डाल चुके थे। सिद्धार्थ भी करण के साथ मिलकर कमरों से छिपे हुए आदमियों को निकाल रहा था। जब एक कमरे से बाहर निकलते हुए उसे लगा कि जैसे कोई वो कुछ बोल रहा है, हे भोलेनाथ बचा ले मुझे, भोलेनाथ बचा ले मुझे, आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगी, बस मुझे यहाँ से निकाल ले। सिद्धार्थ को ये शब्द सुनाई दिए तो उसके कान तुरंत खड़े हो गए। उसने पलटकर देखा तो उसे बेड के नीचे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे उसने बेड की चादर खिसकाकर नीचे झुककर देखा तो आंखें हैरत से फट गईं। एक लड़की जो लाल रंग की फ्रॉक में थी, आंखों पर हाथ रखे बेड के नीचे उल्टी लेटी हुई थी और लगातार भोलेनाथ को याद कर रही थी। सिद्धार्थ उसे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा, ए लड़की बाहर निकलो, यहाँ पर छुपकर क्या कर रही थी कि पुलिस के हाथों से बच जाओगी। गुस्से से सिद्धार्थ ने ये बात कही तो वो सहमकर फौरन बेड की दूसरी तरफ से निकलकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? मेरे करीब मत आना, प्लीज़ देखो मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। सिद्धार्थ उसे डांट कर कहने लगा, हाँ शरीफ लड़की तो हो, तभी तो इस कोठे में मौजूद हो और वो भी यहाँ बेड के नीचे छिपी पड़ी हो ताकि पुलिस तुम्हें पकड़ न ले। जैसे उसने ये सुना कि पुलिस आ चुकी है तो फौरन रोते हुए कहने लगी, क्या सच में पुलिस आ गई? मतलब भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आप पुलिस वाले अंकल हैं ना? शुक्र है आप आ गए। वो जल्दी से बेड पर चढ़कर खड़ी हो चुकी थी और अगले ही पल उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ को हैरानी हो रही थी किस तरह की लड़की है, मगर जैसे उसने उसकी हुलिये पर ध्यान दिया, उसकी आंखों को देखा, उसे अंदाजा हो चुका था शायद उसे नशे का इंजेक्शन दिया गया है, तभी वो यूं पागलों जैसी हरकतें कर रही है। वो हाथ आगे बढ़ाकर उसे बाजू से पकड़ चुका था। कहने लगा, बस करो, चलो मेरे साथ। वो फिर उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ बाहर लाया था। बाहर एक अजीब अफरा तफरी का माहौल था। वो लड़की सहमकर फिर से सिद्धार्थ का बाजू पकड़ चुकी थी और उसके साथ लगकर कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे अपनी गोद में उठा लें, मेरा सर गोल गोल घूम रहा है, प्लीज़। सिद्धार्थ एक झटके से उसे खुद से दूर झटक गया। गुस्से से घूरते हुए कहने लगा, छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हें लोरियां भी सुना दूं? मैं तुम जैसी लड़कियों के ड्रामे अच्छी तरह जानता हूँ। उसने उसे पकड़कर करण के हवाले किया था, मगर वो एक बार फिर लड़खड़ाती हुई सिद्धार्थ के पीछे जाकर छुपी थी। उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने उसके हाथों के कंपन को अच्छे से महसूस किया था। नहीं नहीं अंकल, मुझे खुद से दूर मत करें, आप एक अच्छे अंकल हैं, लेकिन ये वाले अंकल अच्छे नहीं हैं, मुझे आपके साथ ही जाना है। आप कितने क्यूट हैं, शक्ल से कितने प्यारे लगते हैं, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसे, मुझे आपके साथ जाना है। करण और सिद्धार्थ दोनों ही उस लड़की को देख रहे थे जो बच्चों की तरह सिद्धार्थ के बाजू से चिपक रही थी। करण ने अपनी जांचती नज़रों से उस लड़की को बड़ी गौर से देखा था, फिर कहने लगा, सिद्धार्थ, मुझे लगता है इस लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया है, ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, मुझे लगता है इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना सही नहीं होगा, अभी बहुत छोटी भी है, इसकी उम्र देखो मुश्किल से 17-18 साल की होगी। तुम ऐसा करो, इसे अपने घर ले जाओ, फिर सुबह मैं वहीं पर आकर इससे पूछताछ कर लूँगा। सिद्धार्थ तो सर पकड़ चुका था। पागल हो गया है तू? मैं इस पागल लड़की को घर कैसे लेकर जा सकता हूँ, वो भी इस हालत में जब मैं न इसे जानता हूँ और न ये मुझे जानती है। दादी मुझसे 100 तरह के सवाल करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मगर करण उसे समझाते हुए कहने लगा, इसकी इज्जत का सवाल है यार, प्लीज़ समझा कर, और ज़रा देख तो उस लड़की को कितनी मासूम है। शायद ये लोग अभी तक इस लड़की को इस धंधे पर लगा नहीं पाए थे, 1-2 रोज में ही से लेकर आए होंगे। सिद्धार्थ बेइच्छा ही उस लड़की के चेहरे को गौर से देखने लगा। वो वाकई बहुत मासूम थी, बहुत खूबसूरत, जैसे कोई खिला हुआ ताज़ा गुलाब का फूल हो और जिस पर ओस की बूंदें गिरकर उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। उसके माथे पर चमकती पसीने की बूंदें गुलाब की पत्तियों पर गिरे ओस की बूंद की तरह ही लग रही थीं।
छोटी सी सुतवा नाक, बड़ी बड़ी कांच सी चमकती आंखें, फूले फूले नरम नाजुक सफ़ेद से गाल, होठों पर नज़र सिद्धार्थ की जैसे ठहर सी गई थी। ऐसे नेचुरल लाल होंठ उसने कम ही किसी लड़की के देखे थे। बेचैनी में उसने उन होठों को कुचल कुचल कर और भी लाल कर लिया था। अब किन सोचों में डूब गया है। करण फिर बोला, देख यार, अगर मैं शादीशुदा न होता तो मैं इसे अपने घर ले जाता, और तुझे तो पता है शादीशुदा मर्द कितना मजबूर होता है। बीवियों के दिमाग का तो तुझे पता ही है, किसी कचरे से कम नहीं होते। अगर वो किसी लड़की के साथ खड़े होकर 2 घड़ी बात भी करते देख लें तो 100 तरह के इल्जाम लगाकर 10 दिन तक ताने देंगी। तू समझ रहा है ना मेरी बात। सिद्धार्थ को सचमुच उस वक्त करण पर तरस आया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इसे लेकर जाता हूँ। लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलने लगा और उस लड़की की जैसे जान में जान आई थी। वो खुशी से चहकती उसके साथ चलने लगी। जैसे ही गाड़ी में आकर बैठी, सिद्धार्थ ने गाड़ी चला दी। वो आंखें बंद कर चुकी थी। सिद्धार्थ को लगा कि वो सो गई है। वो तो ये सोच रहा था कि अब घर जाकर दादी को क्या कहेगा कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई। उसके दिमाग में उस आदमी की बातें गूंजने लगीं जब वो उस अड्डे के दरवाजे पर पहुंचा था और उस आदमी ने कहा था, आज ही एक ताज़ा ताज़ा माल आया है और कीमत मुँह मांगी देनी पड़ेगी क्योंकि माल बहुत खूबसूरत है। ज़रूर वो आदमी इसी लड़की की बात कर रहा था। न जाने क्यों सिद्धार्थ की नज़र एक बार फिर उस लड़की की ओर उठी थी। देखने में 16-17 साल की ही थी। लंबे घने बाल जो कुछ चेहरे पर भी फैल रहे थे। अभी गाड़ी आधे रास्ते में पहुंची थी कि दिल दहला देने वाली चीख उस लड़की के गले से निकली थी। सिद्धार्थ बुरी तरह डर गया। पागल हो गई हो, इस तरह क्यों चीख रही हो? अभी मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा है। सिद्धार्थ ने गाड़ी की स्पीड कम की थी। मुझे आपके हार्ट अटैक की नहीं पता, लेकिन मेरा पेट दर्द बहुत ज़ोरों से हो रहा है। मुझे अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। वो बच्चों की तरह और भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी और फौरन अपने पेट से फ़्रॉक हटाने लगी। सिद्धार्थ ने तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगाए। ये क्या कर रही हो? फ़्रॉक क्यों हटा रही हो? नीचे करो इसे। शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम में। वो तो समझ रहा था शायद ये लड़की पागल हो चुकी है, मगर फिर जैसे ही उसने अपने पेट से फ़्रॉक हटाया, सिद्धार्थ की नज़र उसके पेट पर गई तो वो दंग रह गया, क्योंकि उसके पेट पर नील के निशान थे और ये निशान काफ़ी बड़ा था। ऐसा लगा जैसे उस पर काफ़ी सख्त चीज़ से वार किया गया था। सिद्धार्थ को उस लड़की पर एक पल के लिए बहुत तरस आया था। क्या हुआ है तुम्हें यहाँ पर? वो बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगी। वो जो मोटी सी औरत थी ना, वो मुझे कहती थी आज एक आदमी आएगा तो तुम्हारी नथ उतरवाई की रस्म होगी, और मैंने जब मना किया, नहीं कोई भी मेरे करीब ना आए वरना मेरे पापा डंडे से तुम लोगों के सर फोड़ देंगे, तो उसने मेरे पेट में ज़ोर ज़ोर से लात मारी। कहने लगी, बकवास ना कर और चुपचाप जो कह रही हूँ वही करो। इसके बाद उस औरत ने मुझे एक चाबुक भी मारा था जो सीधा मेरे यहाँ पेट पर आकर लगा। ये देखिए कितना बड़ा निशान बन चुका है। उसने उस निशान पर उंगली रखते हुए कहा। सिद्धार्थ को उस लड़की पर बेतहाशा तरस आया था जो अब तक उसे डांट रहा था। एकदम से खामोश हो गया। फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। जानता था पुलिस केस है। अस्पताल में जाकर उससे डॉक्टर ने पूछा, ये आपकी क्या लगती हैं? तो पहले तो वो हड़बड़ाया, फिर जब कुछ समझ न आया तो कह दिया, ये मेरी बीबी है। डॉक्टर ने एक नज़र उस 28 साल के खूबसूरत नौजवान और फिर उस लड़की को जो दुबली पतली नाजुक सी थी देखा। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहने लगी, क्या इन्हें कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया है? उसकी बात पर सिद्धार्थ फिर हड़बड़ाया। उसकी हड़बड़ाहट डॉक्टर ने भी महसूस कर ली थी, लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ आर्या को अच्छे से जानती थी तो उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। कहने लगी, इस इंजेक्शन का असर सुबह तक ख़त्म हो जाएगा। आप ये दवा इन्हें टाइम पर खिलाते रहना। दवा लेने के बाद सिद्धार्थ उसे घर ला चुका था। रात के 12 बज चुके थे। जब वो घर पहुंचा तो दादी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे लॉन्ज में ही सो चुकी थी। शायद वो सिद्धार्थ के आने का ही इंतजार कर रही थी। जब अपने पोते के साथ एक लड़की को देखा तो वो बुरी तरह हैरान हुई थी। कहने लगी, सिद्धार्थ ये लड़की कौन है? सब खैरियत तो है ना? सिद्धार्थ अपनी दादी को क्या बताता। वो लड़की जो उसके बाजू को बच्चों की तरह पकड़कर खड़ी थी, बार बार अपनी बाहें सिद्धार्थ के गले पर रख रही थी। सिद्धार्थ ने झट से उसे खुद से अलग किया और उसे सोफे पर गिरा दिया। वो वहीं सोफे पर गिरे गिरे सो चुकी थी। नशे का असर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। अब वो सारी हकीकत दादी को बता चुका था। दादी को उस लड़की पर तरस आया। कहने लगी, बेटा इस पर तो बहुत जुल्म हुआ है। अब तक तो इसका नशा भी नहीं उतरा
और हमें इसके घर वालों का भी पता नहीं चला। ये हमारे घर में तब तक मेहमान है। इस लड़की को उठाओ और इसे गेस्ट रूम में सुला दो। सिद्धार्थ कहने लगा कि किसी नौकरानी को कह दे, मैं नहीं इसे उठाने वाला, वैसे भी इसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। मगर दादी ने उसे घूर कर देखा। चुपचाप इसे उठाओ और इसे गेस्ट रूम में लेकर जाओ। टाइम देखा है, 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है। सभी नौकर अपने अपने क्वार्टर में जा चुके हैं। मजबूरी में वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। आखिर को वो भी भरपूर जवान मर्द था और पहली बार किसी लड़की का स्पर्श महसूस कर रहा था। न जाने क्यों उसके दिल की धड़कन जोर से धड़क उठी थी। अचानक उसकी नजरें उस लड़की पर गईं। जिस तरह से उसने फ्रॉक पहन रखा था, उसकी खूबसूरती उस फ्रॉक में खूब उभर रही थी। सिद्धार्थ उसे बेड पर लिटाने के बाद उसके ऊपर कंबल डालकर जैसे ही हटने लगा तो वो उसे बाजू से पकड़कर कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास सो जाए ना। सिद्धार्थ को तो उस लड़की की कम अकली पर तरस आ चुका था। बाजू झटके से छुड़वाकर कहने लगा, अजीब मुसीबत है, पागल कहीं की। कुछ घंटे पहले ही मेरी जिंदगी में शामिल हुई है, तब इस लड़की ने मेरा ये हाल कर दिया है। मेरा सुकून खराब करके रख दिया है। पता नहीं जिसके नसीब में सारी जिंदगी होगी उसका क्या बनेगा। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में आ चुका था। अगली सुबह उसकी आंख रोने की आवाज से खुली थी। रो रो कर उस लड़की ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। जैसे ही सिद्धार्थ नींद से भरी आंखों को मसलते हुए कमरे से बाहर आया तो सामने उस लड़की को फर्श पर बच्चों की तरह बैठकर रोते देखकर हैरान हुआ था। पास में नौकरानी खड़ी थी जो उसे कह रही थी, अरे बेटा रो क्यों रही हो, चुप कर जाओ, क्यों सबकी नींद खराब करनी है। दादी भी कमरे से बाहर आ चुकी थीं। उसे यूं रोता देखकर दादी भी बुरी तरह परेशान हुई थीं। वो उसके करीब आईं। क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों रो रही हो? जो रात को वो खड़ूस हिटलर मुझे लेकर आया था उसे बुलाएं। जब तक वो नहीं आएगा मैं चुप नहीं करूंगी। जैसे उसने सिद्धार्थ को देखा जो कमरे से बिना शर्ट के ही बाहर निकल आया था, फौरन भागकर उसके पास आई और सिद्धार्थ के सीने से लगकर कहने लगी, थैंक गॉड आप मिल गए। मुझे तो लग रहा था कहीं मैंने आपको खो तो नहीं दिया। अचानक ही उसने अपने होंठ सिद्धार्थ के गालों पर रखे और उन्हें बेतहाशा प्यार कर लिया। सिद्धार्थ को तो करंट लगा था। एक झटके से उसने उस लड़की को दूर किया। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी बदतमीज लड़की हो तुम। शर्म के मारे सिद्धार्थ के गाल बुरी तरह लाल हो गए थे। उसने चोर नजरों से इधर उधर देखा। दादी भी दबी दबी मुस्कान चेहरे पर छुपाए बैठी थीं। नौकर भी बगलें झांकने लगे थे। दूर हटो मुझसे। अभी तक तुम्हारा नशा नहीं उतरा क्या? मुझे छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? वो अगले ही पल उसे थप्पड़ मारने लगा जब दादी ने चिल्लाकर उसे रोक दिया। खबरदार, जो तुमने बच्ची पर हाथ उठाया, होश में नहीं है ये अभी तक पूरी तरह। जाओ इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। सिद्धार्थ आग बबूला हुआ था। कहने लगा, मैं नहीं लेकर जाने वाला। बुलाता हूँ करण को, वही संभालेगा इस ड्रामेबाज को। बिना वजह की मुसीबत मेरे सर पर ला दी है। उसने फौरन इंस्पेक्टर करण को कॉल की थी और करण वहां पर अगले ही घंटे में पहुंच चुका था। उस लड़की की हरकतें देखकर वो भी सर पकड़कर बैठ गया। सिद्धार्थ के बगैर तो वो कहीं जा भी नहीं रही थी। दोनों ही उसे अस्पताल लेकर आए थे जहां पर डॉक्टर ने फिर से उसका चेकअप किया। कहने लगी, अभी तक तो इसका नशा खत्म हो जाना चाहिए था, मगर इसे शायद ओवरडोज दे दी गई है और मुझे लगता है कि ओवरडोज में इसके दिमाग पर असर हो गया है। अब ये नशा कब उतरे और कब वापस ये अपने असली रूप में बाहर आए कोई नहीं जानता। ये सुनकर करण और सिद्धार्थ भी परेशान हो चुके थे। वो तो बच्चों की तरह सिद्धार्थ का बाजू पकड़कर बैठी थी। सिद्धार्थ करण से कहने लगा, यार अजीब मुसीबत तूने मेरे गले डाल दी है। आगे से मैं ऐसे केस में तेरी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तू देख रहा है ना इसकी हरकतें, अभी भी मेरा बाजू पकड़े बैठी है और तू अच्छे से जानता है मुझे लड़कियों से किस कदर चिढ़ है। इतना कि ये और उतना ही ये मुझसे चिपक कर बैठ रही है। और तो और सुबह इसने मुझे सबके सामने किस भी किया था। उसकी बात सुनकर करण आंखें फाड़ कर कभी उस लड़की को तो कभी सिद्धार्थ को देखने लगा और फिर अचानक ही जोर से हंस पड़ा। वैसे यार तू बड़ा ही क्यूट लग रहा है इस लड़की के साथ। तू जितना ही लड़कियों से दूर भागता है ना, उतना ही ये लड़की तेरे गले पड़ चुकी है और इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। वो उसका मजाक उड़ा रहा था और सिद्धार्थ बस घूर कर करण और उस लड़की को देख रहा था जिसने अपना नाम रानी बताया था। वो उसे बाहर घर ला चुका था। घर में वो उछलती कूदती बच्चों के जैसी हरकतें करती तो सिद्धार्थ गुस्से के मारे खौल जाता, लेकिन शायद वो इस पर भी बस कर लेता
लेकिन वो लड़की जिसके दिमाग पर नशा चढ़ चुका था और अपने पागलपन में वो सिद्धार्थ के बेहद करीब आ जाती, कभी उसके गले लग जाती, कभी उसकी गोद में चढ़कर बैठ जाती और उसका खूबसूरत भरा भरा वजूद देखकर सिद्धार्थ के तन बदन में करंट सा दौड़ने लगता। ऊपर से न वो गले में कोई दुपट्टा डालती और न ही कुर्ते के नीचे कुछ पहनती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस लड़की से कैसे दूर रहे। लेकिन दादी रानी के आने से बहुत खुश थीं। पूरे घर में एक रौनक सी लग चुकी थी। सिद्धार्थ को तो वो जानबूझकर परेशान करती रहती थी या फिर सिद्धार्थ खुद ही उससे परेशान होता था। जबकि दादी के पास बैठकर तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती। दादी उसे पुराने किस्से सुनाती तो बच्चों की तरह हंसकर जवाब भी देती, तो कभी तालियां भी बजाती। दादी की तो अलग ही रौनक लग चुकी थी। एक रात ऑफिस से सिद्धार्थ लेट घर आया और अभी भी कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब लाइट चली गई, अपने पास उसने एक इमरजेंसी टॉर्च ऑन करके रखी हुई थी और वो लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी बाहर बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। लगभग रात के 12 बजे का समय था। बादल गरजने के शोर में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। वो यूं ही बैठा था जब उसे अंधेरे में अपने बेड पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सिद्धार्थ थोड़ा सा हड़बड़ाया, लेकिन उसने अपना ख्याल समझकर अपना ध्यान उस तरफ से हटाया और दोबारा लैपटॉप ऑन कर चुका था कि तब उसे अपनी गर्दन के करीब किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं। सिद्धार्थ के पूरे वजूद के रोंगटे खड़े हो चुके थे। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो चीखते चीखते बचा, क्योंकि उसके बेहद करीब उस वक्त दोनों बाजू बेड पर आगे को झुककर रानी मौजूद थी। आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ को देखकर रोते हुए कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे अपने पास लेटने दें। आपके पास होती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। वो उसके बाजू को पकड़कर लगभग उसकी गोद में चिपक कर बैठ चुकी थी और सिद्धार्थ तो बस उसे खुद से दूर करता रह गया। वो जितना उसे खुद से दूर कर रहा था वो उतना ही उसके करीब आ रही थी। कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, आप हाथ लगाकर चेक करें, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख दिया। सिद्धार्थ के पूरे वजूद में 440 वाट का झटका लगा। उसे उस लड़की से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ का मजबूत भारी हाथ उसकी धड़कनों पर था और वो चाहकर भी अपना हाथ हटा न पाया। वो फौरन उसके सीने से लग चुकी थी। कहने लगी, प्लीज़ आप मुझे अपने पास ही छुपा लें। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे अपना सर झटक कर खुद पर छाने वाली मदहोशी को दूर किया था और बड़े ही सब्र से कहने लगा, देखो प्लीज़ तुम ज़रा दूर होकर बैठो, मैं लाइट ऑन करता हूँ, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। लेकिन प्लीज़ ये तुम बार बार जो मुझसे चिपकती रहती हो ना, ये मत क्या करो। मेरी माँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो इस वक्त तुम नशे में हो, लेकिन जब तुम्हारा नशा उतरेगा तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे साथ एक गैर लड़के के साथ यूं चिपका चिपकी करती रही हो, तो कसम से शर्म के मारे तुम खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब मरोगी। उसे खुद से दूर हटाता खुद भी उससे दूर होकर बैठ चुका था, मगर वो उसका हाथ पकड़े हुई थी। कहने लगी, मैं आपके बेड पर ही सो जाऊं? और सिद्धार्थ हाँ में सर हिला चुका था, क्योंकि वो जानता था उसके ना कहने के बावजूद भी वो लड़की मानेगी नहीं। थोड़ी ही देर में वो उसके ही बेड पर सो चुकी थी। कुछ देर के बाद लाइट भी आ गई थी और वो उठकर दादी के कमरे में आ चुका था। अगली सुबह जब दादी की आंख खुली तो अपने बेड के दूसरी तरफ अपने लाडले पोते को सोता देखकर वो भी हैरान हुई थी। कहने लगी, अरे बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या कोई जिन्न भूत देख लिया जो दादी के पास चले आए? वो जम्हाई लेता हुआ लाल आंखें लिए दादी को देखकर कहने लगा, यार दादी थक चुका हूँ मैं। एक तो आप मुझे उस लड़की को छोड़ने भी नहीं दे रही। मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है उस लड़की ने। आधी रात को उठकर मेरे कमरे में आ गई थी। पता नहीं ये पागल लड़की अब और क्या क्या ड्रामे करेगी। इस बात पर दादी भी कुछ सोच में डूब चुकी थीं। रानी के दिमाग पर जो ओवरडोज का असर हुआ था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। उस दिन जब वो नहाकर बाहर निकली तो अचानक ही उसका पाँव फिसल चुका था और वो सीधा बेड के किनारे से लगी थी। सर पर हल्की चोट भी आई थी। 3 घंटे तक जब वो घर में कहीं भी नजर न आई तो दादी का जी घबराने लगा कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं चली गई। नौकरानी भी कहने लगी, नहीं, हमने तो उन्हें बाहर जाते नहीं देखा। दादी परेशान होकर खुद ही चलते हुए उसके कमरे में आई थी और उसे यूं गिरा देखकर उनके गले से चीख निकली। वो रोते हुए सिद्धार्थ को कॉल करने लगी कि जल्दी से घर आ जाओ, देखो उस लड़की को क्या हो गया है।
दादी व्हीलचेयर पर थी मगर फिर भी उसके साथ हॉस्पिटल गई थीं। एक अजीब सा लगाव उन्हें उस लड़की से हो चुका था। जब रानी होश में आई तो दवा का असर काफी हद तक उतर चुका था। एकदम दर्द के मारे वो चीख पड़ी थी। अपने सामने दादी को देखकर उसे सब कुछ याद आया था। दादी की आंखों में आंसू थे। वो फौरन उठकर बैठी और कहने लगी, अरे दादी, आप रो क्यों रही हैं? ठीक हूं मैं, बस मेरा पाँव स्लिप हो गया था। दादी उसे सीने से लगा चुकी थीं। कहने लगी, मेरे पोते के बाद एक तुम हो जिसमें मेरी जान बसने लगी है। और तभी सिद्धार्थ भी वहां पर आ गया था। जैसे ही रानी की उस पर नजर पड़ी, वो अपनी पिछली हरकतों को याद करते हुए थोड़ी शर्मिंदा सी हो चुकी थी। वो लोग वापस घर आ चुके थे। 2 दिन तक रानी अपने कमरे में ही रही। अब भी पहले की तरह वो मासूमियत से बात कर रही थी और पहले की तरह बार बार सिद्धार्थ का बाजू नहीं पकड़ रही थी। सिद्धार्थ इतना तो जान चुका था कि अब इस लड़की का नशा उतर चुका है। 2 दिन के बाद उसके कमरे में आया था। जब वो सर झुकाकर बैठी थी, कहने लगा, तो मैडम, होश ठिकाने आ गए आपके? वो मुंह बनाते हुए उसे देखकर कहने लगी, जी आ गए हैं। जानती हूँ बहुत बद्दुआ दी होगी आपने मुझे। सिद्धार्थ लापरवाही से कहने लगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम जैसी गैर लड़की को बद्दुआ देने की? सिद्धार्थ, आर्या के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता। खैर बताओ, कहाँ की रहने वाली हो? यहाँ तक कैसे पहुंची, ताकि तुम्हें मैं तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं? ये सुनकर रानी के चेहरे की रंगत उड़ी। कहने लगी, मेरे घर वाले नहीं हैं, मैं हॉस्टल में रहती थी। एक गहरी सांस लेते हुए वो बताने लगी कि उसके माँ बाप का देहांत हो चुका था और उसके बाद वो अपने चाचा जी के पास रहती थी। बचपन से लेकर 13 साल की उम्र तक उसने बहुत जुल्म सहे और फिर 14 साल की उम्र में ही उसकी चाची उसका रिश्ता अपने 35 साल के भाई से कराना चाहती थी, जो पहले से ही बच्चों वाला था और अपनी पत्नी को तलाक दे चुका था। इसलिए एक रात रानी अपनी चाची के घर से भाग गई। रास्ते में उसका टकराव एक कार से हुआ, जो कि एक अनाथ आश्रम चलाने वाली औरत थी। रानी को लगा शायद उसकी किस्मत पलटने वाली है। वो उस औरत के साथ रहेगी तो उसकी इज्जत भी सेफ रहेगी, मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अनाथ आश्रम में आने के बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। जैसे जैसे वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, बहुत से राज उस पर खुल रहे थे। 17 साल की उम्र में कदम रख ही पाई थी कि उस पर एक सच्चाई खुली कि जैसे ही यहाँ की रहने वाली लड़कियां जवान होती हैं तो अनाथ आश्रम की मालकिन उन्हें कोठे पर पहुंचा देती है। और यूं ही एक रात एक सेठ रानी को भी खरीद कर ले जा चुका था। रानी बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी और रो रही थी। जब बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगी तो उन्होंने उसे ओवरडोज दे दी थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर कुछ वक्त के लिए असर पड़ चुका था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी हकीकत सिद्धार्थ और दादी को बताई थी। दादी की तो आंखों में आंसू आ चुके थे। एक बार फिर वो उसे गले से लगाकर रोने लगी। बेटा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम यहीं रहोगी मेरे पास, मेरे घर में। तुम्हें कोई यहाँ से कहीं भी नहीं भेजेगा। सिद्धार्थ ने दादी की बात सुनी तो उसके तो कानों से धुआं निकला था। उसके सामने तो कुछ ना बोला, लेकिन अकेले में दादी से कहने लगा, दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो एक अनजान लड़की है। कौन है, कैसी है, हम कुछ नहीं जानते। मुझे तो वो अजीब ही लगती है, और आप उसे इस घर में रखने की बात कर रही हैं। दादी उसे डांट कर चुप करवा चुकी थीं। खबरदार, तुमने अब उस लड़की के बारे में कुछ भी कहा तो न सिर्फ ये लड़की इस घर में रहेगी, बल्कि तुम्हारी शादी भी अब मैं इसी लड़की से करवाऊंगी। इससे अच्छी लड़की तो कोई तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती। ये सुनकर तो सिद्धार्थ को लगा जैसे पूरे घर की छत उसके सर पर जाकर गिरी हो। कहने लगा, दादी, होश में आइए। वो पागल लड़की है। दूसरा, मुझसे उम्र में इतनी छोटी है। आप उसकी शादी मुझसे करवाकर कैसे करवा सकती हैं? मुझे तो वो कहीं से भी परफेक्ट नहीं लगती। हरकतें देखी हैं आपने उसकी, उसके साथ रह रहकर तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। मगर दादी कहने लगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे तुम? ये लड़की तुम्हारी बीवी बनेगी तो बस बनेगी। जिस कदर मोहब्बत ये हमसे करती है, बिल्कुल बच्चों जैसी है, एकदम साफ सच्ची मोहब्बत है उसकी। देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे स्वर्ग बनेगी। सिद्धार्थ चुप हो चुका था। शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, बहुत मुश्किल था जो उस लड़की को कुछ भी पता हो। दादी ने रानी से भी कह दिया था कि मैं तुम्हें अपने सिद्धार्थ के लिए पसंद कर चुकी हूँ, तुम मेरे सिद्धार्थ की दुल्हन बनोगी। रानी एक पल के लिए हैरान हुई थी। कहने लगी, आप उस खड़ूस अंकल से मेरी शादी करवाना चाहती हैं? वो तो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं और मुझे तो उनसे शर्म आ रही है कि मैं नशे की हालत में उनके साथ इतना फिरी हुई थी।
मैं तो उनकी बीवी नहीं बनने वाली। मगर दादी दोनों को गुस्से से समझा चुकी थीं। और फिर वो वक्त भी आ गया जब कुछ मेहमानों को बुलवाकर सिद्धार्थ और रानी की शादी करवा दी गई। दादी ने पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है रानी को समझा दिया था, और वो शर्माई शर्माई उसके कमरे में बैठी थी। आने वाले वक्त का सोचकर उसके पेट में गुदगुदी सी हो रही थी कि न जाने उसका पति कमरे में आकर अब क्या करेगा। जैसे ही सिद्धार्थ कमरे में आया तो अपने बेड पर फैले हुए फूल और फिर सेज को देखकर उसका पारा हाई हुआ था। कहने लगा, ये क्या गंदगी फैला रखी है मेरे कमरे में। उठो, मेरे बेड से साफ करो ये सब कुछ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। रानी उसे हैरत से देख कर रह गई। पागल हो गए हो? दादी ने मुझे पूरे 2 घंटे लगाकर सब कुछ समझाया है, और पिछले 5 घंटे से सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ कि सुहागरात को आपके साथ स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ करना है, और आप कह रहे हैं कि आपको सोना है। वो जल्दबाजी में ये सब कुछ बोल तो चुकी थी, और अब उसे एहसास भी हुआ था, जबकि सिद्धार्थ तो उसे देखता रह गया था। कहने लगा, छटाक भर की लड़की हो तुम, और सुहागरात मनाने की बातें कर रही हो। क्या मेरे हाथों मरने का इरादा है तुम्हारा? पता नहीं कहाँ से आकर मेरे पल्ले पड़ गई हो। उठो यहाँ से। मगर वो तो यूं बेड पर बैठ चुकी थी। नहीं, जब तक आप मुझे मुंह दिखाई नहीं देंगे, कीमती तोहफा नहीं देंगे, मेरी तारीफ नहीं करेंगे और फिर मेरे साथ प्यार नहीं करेंगे, तब तक तो मैं नहीं उठने वाली। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर सिद्धार्थ तो बस एक गहरी सांस भरकर रह चुका था। कहने लगा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आगे बढ़ा था। इरादा तो ये था कि उस लड़की को बेड से उठाकर फर्श पर पटक देगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो अचानक उसके हाथ में मौजूद घड़ी रानी के लहंगे के ब्लाउज के साथ अटक चुकी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ खींचा तो नाजुक सा ब्लाउज था, उसकी चैन खुलती चली गई, और देखते ही देखते वो कमर तक बिल्कुल खुली किताब हो चुकी थी। ये मंजर देखकर तो सिद्धार्थ के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ा, और रानी खुद को जल्दी से दुपट्टे से कवर कर गई थी। ये देखकर उसे गुस्सा आया था कि उस लड़की ने अभी तक अपनी खूबसूरती को कवर करने के लिए अंदर कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ उस ब्लाउज के जो अब गलती से उतर चुका था। तपा हुआ तो वो वैसे ही था। कहने लगा, तुम क्या अपना वजूद हर वक्त छलकाती फिरती हो? पहले तो मैं शर्म के मारे तुम्हें कुछ कह नहीं पाता था, मगर अब तो तुम मेरी बीवी हो। प्लीज़ नीचे कुछ पहना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में नौकर भी होते हैं, और दुपट्टा करने का तो तुम्हें कोई सलीका ही नहीं है। इज्जत हो तुम मेरी। अगर किसी की नज़र तुम्हारी खूबसूरती पर पड़ गई तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूँगा। जब सिद्धार्थ की ये बातें रानी ने सुनी तो कहने लगी, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या होता है। इतना ही बीवी की ज़रूरतों का ख्याल है तो खुद ही लाकर खुद ही पहना दें। सिद्धार्थ जितना हैरान होता उतना कम था। कहने लगा, ओ शट अप। अब तुम क्या कोई दूध पीती बच्ची हो जो तुम इन सब के बारे में नहीं जानती? क्या किसी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? बस ये सिखाया है कि शरीफ भले इंसान का दिमाग ख़राब कैसे करते हैं। या फिर तुम इस दुनिया में आई ही इसलिए हो कि तुम सिद्धार्थ आर्या की ज़िंदगी ख़राब कर सको। मैं हमेशा ये दुआ करता था कि मुझे एक मैच्योर, सुलझी हुई, समझदार बीवी मिले, लेकिन तुम जैसी दूध पीती बच्ची जिसको कपड़े पहनने का भी तरीका सिखाना पड़ता है। बता दो, कुछ और सिखाना हो वो भी सिखा दूंगा। वो तंज पर तंज किए जा रहा था। लेकिन मजाल है जो रानी को जरा भी शर्म आ जाती, वो उसे घूर घूर कर देखने लगी। कहने लगी, पूरे 4 घंटे लगाकर आपकी दादी ने मुझे इस रात के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि सुनकर मेरे कानों से धुआं निकल गया था शर्म के मारे। तब से मेरे दिल की धड़कन 120 की रफ्तार से भाग रही है कि आप कमरे में आकर न जाने अब मेरे साथ वही सब कुछ करेंगे तो मैं क्या करूँगी। लेकिन आप जैसे इंसान के साथ तो शायद सारी ज़िंदगी मुझे ठंडी आहें भरकर ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि आपसे तो कुछ होगा नहीं। बस जबान ही बेलगाम घोड़े की तरह भागती है आपकी, और कुछ नहीं कर सकते आप। उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सिद्धार्थ का पारा एकदम से हाई हुआ। उसने आज तक किसी लड़की जात पर इस तरह गुस्सा नहीं किया था, और ना ही वो इस लड़की पर करना चाहता था। लेकिन जिस तरह से रानी बोल रही थी, जी तो उसका यही चाह रहा था कि उसे अच्छी खासी सुना दे। लेकिन खुद ही बोल कर खुद ही रोती हुई वो वॉशरूम में जाकर घुस गई थी, और फिर थोड़ी देर के बाद चेंज करने के बाद वो बेड पर आकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट चुकी थी। सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर कहने लगा, उठो यहाँ से, जाकर सोफे पर सो जाओ। वो तो हैरत से सिद्धार्थ को देखकर कहने लगी, इतना ही प्रॉब्लम है तो आप खुद जाकर सोफे पर सो जाओ। इतना बड़ा बेड है, मैं भी यहाँ एडजस्ट हो सकती हूँ।
मैं तो यहीं पर सोऊंगी, चाहे जो मर्जी कर लो। उस लड़की में कुछ तो ऐसी बात जरूर थी कि सिद्धार्थ जैसा इंसान, जिसने आज तक किसी के सामने हार नहीं मानी थी, वो भी हार मान चुका था। चुपचाप वहीं एक तरफ होकर सो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो उसी लड़की के करीब आ गया और वो उसे यूं ही बेख्याली में अपनी बाहों में भर गया। जज्बात एकदम से भड़क उठे थे। वो उसकी बीवी थी और बेहद हसीन भी, और इस वक्त डीप गले से झलकती उसकी खूबसूरती उसे बेकाबू कर रही थी। मगर जब उसने उस लड़की के चेहरे पर मासूमियत देखी तो फौरन उससे पीछे हट गया। उसे उस पर तरस आ चुका था। उस पर अपना हक जताकर उसको तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो बहुत मासूम थी, कमसिन है। वो उससे दूर हट चुका था। अगली सुबह वो दादी के समझाने पर बिल्कुल शरीफ लड़कियों की तरह बैठी थी। किचन में गई, नौकरानी के साथ मिलकर खाना भी बनाया, लेकिन अंदाज में वही बचपना था, शरारत थी। सिद्धार्थ को शुरू से ही ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती थीं, मगर उसे इस लड़की के अंदाज में पता नहीं क्यों ये लड़की अच्छी लगने लगी थी। उस दिन सिद्धार्थ ने रानी के लिए ढेर सारी शॉपिंग की थी। वो ऑफिस से सीधा मॉल चला गया था। फिर कमरे में आकर उससे कहने लगा, ये लो, ये मुझे पहन कर दिखाओ। मगर जिस अंदाज में पहनकर वो उसके सामने आई थी, सिद्धार्थ तो सर पकड़ कर रह गया था। कहने लगा, अब तुम कल नौकरानी के साथ जाना और खुद ही जाकर अपना ये सारा सामान खरीद लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो ये सब कुछ करता फिरूं। रानी फिर चुप हो चुकी थी। अगले दिन नौकरानी के साथ वो शॉपिंग करने गई थी। रात को जब सिद्धार्थ घर आया तो वो उसके करीब आई। दुपट्टे से अपने आधे चेहरे को ढक रखा था, जैसे 1980 की कोई पुरानी दुल्हन हो। शर्माकर सिद्धार्थ से कहने लगी, बताए ना, मैं कैसी लग रही हूँ। सिद्धार्थ ने हैरत से उसे सर से लेकर पांव तक गौर से देखा। कहने लगा, जैसे रोज लगती हो वैसे ही लग रही हो। कौन सा तुम्हारे सर पर सींग निकल आए हैं, बारह सिंगा वाले, जो यूं मुझसे पूछ रही हो। वो जम्हाई लेते हुए बोला तो वो गुस्से से तड़प गई। फौरन दुपट्टे को साइड पर रखकर कहने लगी, एक तो मैं आपकी बातें मार रही हूँ और ऊपर से आप मुझे नखरे दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ एक नज़र उससे फिर से गौर से देखने लगा। वाकई अब वो पूरी तरह ढकी छुपी लग रही थी। फिर सिद्धार्थ धीरे से मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये सब कुछ इतनी अचानक और तेजी से हुआ था कि रानी को संभलने का मौका ही न मिला। अचानक ही वो उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले चुका था। थोड़ी देर उससे सुकून पाने के बाद वो उससे अलग हुआ। बस बहुत हो गया बचपना, अब थोड़ी बहुत समझदारी वाले काम भी कर लो, आखिर को बीवी हो मेरी। और रानी मासूमियत से कहने लगी, अच्छा, बीवियों के क्या काम होते हैं। सिद्धार्थ कहने लगा, जब पति थका हारा घर आए तो उसकी सेवा की जाती है। कहने लगी, अच्छा, मैंने खाना बनाना तो सीख लिया है। आपके आने से पहले मैंने खाना बनाया था, फिर आपके कपड़े भी प्रेस करके रखे थे और अभी आपके लिए दूध भी तो लेकर आई हूँ। वो मासूमियत से उंगलियों पर गिन गिन कर बोल रही थी। अरे पागल लड़की, पति की सेवा ऐसे नहीं की जाती, बल्कि दूसरे तरीके से की जाती है। कहने लगी, अच्छा, वो कैसे की जाती है। सिद्धार्थ कहने लगा, वो सेवा करते हुए थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी। वो फौरन उसका बाजू पकड़कर कहने लगी, हाँ, अपने खड़ूस हिटरल के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगी। रानी भी उससे मोहब्बत करने लगी थी और आज वो मोहब्बत उसके चेहरे से झलक भी रही थी। फिर सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों में भर गया और बड़े प्यार से उसके वजूद में उतरने लगा। रानी पहले से थोड़ी घबराई थी, मगर धीरे धीरे उसने अपना आप सिद्धार्थ को सौंप दिया। दर्द और डर से उसकी आंखों से आंसू निकले तो सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उन आंसुओं को चुन लिया था। सिद्धार्थ तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी लड़की के साथ कभी उसका रिश्ता इस कदर आगे भी बढ़ सकता है, वो भी रानी जैसी लड़की जो कहीं से भी मैच्योर नहीं थी। जैसा आइडियल उसने सोच रखा था, इस लड़की में वैसा कुछ भी नहीं था, मगर उसकी किस्मत रानी से ही जुड़ी थी। अगली सुबह रानी की आंख खुली तो वो सिद्धार्थ की बाहों में सो रही थी। सिद्धार्थ को खुद से अलग करके वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। सिद्धार्थ की आंख खुली तो उठकर उसके पास आया और उसे बाहों में भर लिया। क्या देख रही हो। सिद्धार्थ को लगा शायद रही सही कमी भी अब दूर हो चुकी हो और ये लड़की अब कोई समझदारी भरी बात करेगी। मगर रानी चेहरे पर हैरत सजाकर कहने लगी, सिद्धार्थ, मैं देख रही हूँ कि मेरा पेट फूलकर गुब्बारा कब बनेगा। सिद्धार्थ की आंखें हैरत से फैलीं। कहने लगा, क्या मतलब, तुमने अपने पेट का गुब्बारा क्यों करना है। वो हंसने लगा तो रानी कहने लगी, अरे अरे, हंस क्यों रहे हैं,
दादी ने खुद ही कहा था। जब पति पत्नी एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं कि उनके बीच के सारे पर्दे हट जाते हैं, तो फिर यहाँ पेट में तोहफे के तौर पर एक बेबी आ जाता है। पता नहीं मेरा बेबी कब आएगा। न चाहते हुए भी सिद्धार्थ के होंठों से हंसी निकली थी। पहले मुझे तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा आता था, मगर अब मुझे इन पर प्यार आता है। वो कमर से उसे खींचकर अपने करीब कर गया था और वो बच्चों की तरह कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। और वो उसके होठों को अपने होठों में कैद करके उसे चुप करवा कर कहने लगा, बस कर दो ना, वरना एक बार फिर तुम्हें बेड पर ले जाऊंगा और बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो अपने होठों पर उंगली रखकर एकदम से चुप हो गई थी और एकदम से वॉशरूम में भाग गई। सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर रह गया। दादी की पसंद पर उसे अब खुशी महसूस हो रही थी। वो गुमसुम सा रहने वाला बोरिंग सा लड़का और कहाँ ये शरारती चुलबुली सी लड़की, न जाने कहाँ से उसकी ज़िंदगी में उधम मचाने के लिए आ चुकी थी। एक गहरी सांस लेकर रह गया था वो। दोनों ही फ्रेश होकर जब कमरे से बाहर निकले तो दादी भी अपने पोते को रानी के साथ खुश देखकर उसके दिल से नज़र उतारने लगीं और उसकी खूब बलाएं भी लेने लगीं। वक्त आगे बढ़ने लगा। दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे थे। वक्त के साथ साथ रानी भी मैच्योर हो गई थी, मगर ये सिद्धार्थ ही था जो उसे अब तक डांट दिया करता था कि खबरदार, ये समझदारों वाली बातें की तुमने तो मुझे तो तुम वैसे ही भोली भाली और शरारती बच्चों जैसी हरकतें करती अच्छी लगती हो। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो शादी की रात ही अपनी बीवी को गुस्से से डांट कर कहते हैं, तुम्हारा बचपना तुम्हारे मायके तक था, अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर है। किसी को शिकायत का मौका न देना और ख़बरदार जो तुम्हारे मुंह से कोई भी बचकाना बात सुनी। मुझे अफसोस होता है ऐसे मर्दों पर जो इस तरह की बातें करके, इस तरह की सख्तियां करके अपनी बीवी, अपनी मनचाही औरत का बचपना छुड़वा देते हैं और अपनी ज़िंदगी बोरिंग कर लेते हैं और उन्हें जिम्मेदारियों में बांध देते हैं। मुझे तो भाई ज़िंदगी में ये शरारतें ही चाहिए। सिद्धार्थ उसे पकड़कर माथे पर होंठ रखकर बोला और रानी तो एक बार फिर उसमें सिमट चुकी थी। समय आगे बढ़ा। वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। दोनों बच्चे जुड़वा थे और अब स्कूल भी जाने लगे थे। दादी को दुनिया से गए 1 साल बीत चुका था। दोनों को ही दादी के जाने का बहुत ज़्यादा गम था, मगर दोनों के बीच की मोहब्बत वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती जा रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।